नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। प्रचंड होता बिपरजॉय बढ़ रहा गुजरात तट की ओर। गुजरात में अगले 24 घंटे हाई टाइड का अलर्ट जारी। दिख रहा असर बिपरजॉय का। बताएंगे क्या है तैयारियां संभावित नुकसान से निपटने की। साथ ही महिला पहलवानों के मामले में क्या आया नया मोड़, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम गुजरात तट से टकराने की आशंका। राज्य के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ हो रही बारिश। राहत और बचाव कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की समीक्षा बैठक। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तूफान के मीडिया कवरेज के लिए जारी की एडवाइजरी। बिपरजॉय से निपटने में नागरिक प्रशासन की हर संभव सहायता के लिए एनडीआरएफ और सेना समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर। गुजरात के विभिन्न जिलों से अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद। चेन्नई के महाबलीपुरम में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत महिला W20 बैठक जारी। सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर चर्चा। हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक जारी। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल। खाद्य सुरक्षा और पोषण, महिलाओं के नेतृत्व वाली कृषि गतिविधियां, जैव विविधता और जलवायु समाधानों पर हो रहा है मंथन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 190 सदस्यों के प्रति जताया आभार। खेल की खबरों में स्क्वैश विश्व कप 2023 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। टूर्नामेंट के दूसरे दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। आज भारतीय खिलाड़ी तीसरे मुकाबले में जापान के सामने पेश करेंगे चुनौती। और किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आज खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में किदाम्बी ने भारत के ही लक्ष्य सेन को 21-17, 22-20 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में हारी। एचएस प्रणॉय और प्रियांशु राजावत अंतिम 16 में उतरेंगे कोर्ट पर। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और लिए चलते हैं आपको चेन्नई के महाबलीपुरम में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत महिला W20 बैठक को संबोधित कर रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। Bernie has done is helped many a women here today and those who came and participated before this discover not only potential policy changes, pronouncements, collaborations, but also something that made them better than what we were when we first came together as W20. I am today extending my gratitude to 95 international delegates who have taken the trouble, who have been kind enough to participate today from 17 G20 nations and guest countries. Cumulatively, Sanjay ji, under your leadership, we have seen the participation of 183 delegates from 18 G20 nations, 3 guest nations, and 7 international organizations. To all those who participated, the communique today, as has been enunciated by Shamika Ravi and has been deeply discussed by the Sherpa, is a communication which for many will become a dossier to deliberate upon, for many will become an instrument of debate, for many will become an opportunity to reflect. But as the Sherpa says, it is ambitious
However, as most women go, I would say it is attainable. I would like to take the opportunity to reflect on three main pillars of the efforts undertaken by everybody in the family of W20. I still recall my first engagement with W20 when I spoke about the need to centralize the needs of women and children when it comes to issues of climate change and climate action. Why was such a deliberation begun? In 2018, alarm bells should have rung across nations, for there was a UN report which said that of the 80% who got displaced due to climate change, 80% were not men but women. That climate change brings not only devastation geographically, it also exposes women and children to health risks by disease, or risks where access to service is limited. And hence, I am extending my gratitude to the W20 team for particularly today bringing on a topic of conversation where people rally together on issues of safeguarding our planet through women-led climate action. As the Sherpa has been kind enough to explain to me, there are some institutions and individuals who seem to be troubled when something is women-led. And I believe it is better we lead through calamity now than to ensure that all humanity meets with disaster. I am also delighted that in the deliberations today, you have taken the liberty and were gracious enough to speak about the gender digital divide. Many speak about the gender digital divide only with relations to access to gender digital skills. What needs to be enhanced is conversation around gender bias coded technology and technological products. I am hopeful that in the conversation today, this aspect of divide is deeply discussed. Because if we seek to explore new opportunities for women, in economies around the world where we see an enhanced use of technology, one wonders what is the basic bias that women are confronted with when they have to use a technology opportunity for themselves. I can say just one: language. Most technology and technologically based products have a linguistic challenge which disenfranchises women, particularly from poorer communities or tribal communities. And I'm hopeful that the conversation today can add value to the solution we all seek. AI is the buzzword. Many fear it for the disruption it may bring. However, if you look at AI from a gender lens, one can reduce it to a challenge, one can look upon it as an opportunity, or one may confront it as an adversity. So my request is that when you discuss gender and technology, let's also ponder over what AI brings for women across the world. Ladies and, again, a smattering of gentlemen, the Sherpa today said something vehemently, that if men do not become a part of this change, of this revolution, of this process, let's shame them. Possibly his angst emanates from the fact that he may not find many members of his own gender at the forefront of this change which is inevitable. I must here say today that there is one aspect of deliberations that are to be undertaken today, which is more pro-women than men. And that aspect is of care economy. Many amongst you know this, that if we have an additional focus on care services, there is a potential to create 300 million extra jobs, and predominantly those jobs will belong to women.
तो आप देख रहे थे महाबलीपुरम में G20 के तहत महिला W20 की बैठक की शुरुआत हो रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तमाम उन चुनौतियों की बात कर रही थी जो विश्व के सामने आज महिलाओं को लेकर है। उन्होंने बहुत साफ कहा कि जेंडर डिजिटल डिवाइड की बात की, जहां एक तरफ हम डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं, उन्होंने उसमें यह भी कहा कि किस तरह से लैंगिक के आधार पर महिलाओं और पुरुषों को लेकर डिजिटल सर्विसेज में किस तरह, अगर किसी तरह का कोई भेदभाव है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और इस तरह की तमाम चुनौतियों को उन्होंने मंच पर रखा है। मिड डे प्राइम में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज शाम गुजरात तट से टकराएगा। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। इसकी गति 150 किलोमीटर तक पहुंचने की भी आशंका है। समुद्र में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिससे कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और मोरबी जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इन जिलों में कई स्थानों पर 3 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। राज्य के कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों और उससे सटे उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 18 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अहमदाबाद के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि तूफान के प्रभाव से आज उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा और पाटन जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के बाद दक्षिण राजस्थान में तूफान का असर दिखेगा। अरब सागर में बना चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के समुद्र के निकट पहुंचता जा रहा है। आज शाम इसके कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के समीप टकराने की आशंका जताई गई है। फिलहाल ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चक्रवात के कारण गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। गुजरात के अरवली, मोरबी, जामनगर में तेज बारिश हो रही है। मोरबी के नवलाखी पोर्ट इलाके में हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। मोरबी में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बिपरजॉय की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। और इस बीच बिपरजॉय से निपटने में नागरिक प्रशासन की हर संभव सहायता के लिए एनडीआरएफ और सेना समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर हैं। गुजरात के विभिन्न जिलों से अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। वहीं गुजरात में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हाई सीज में भेज दिया गया है, जहां साइक्लोन का असर से बाहर हों। काफी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है।
इसके साथ साथ हमने और तैयारियां ये की हैं कि कुछ रिजर्व टीम्स एनडीआरएफ की हमारे पास 15 और जगह पे उपलब्ध हैं जिनको हम एयरलिफ्ट करके भेज सकते हैं। हमारे जो अफसर्स हैं, डीआईजी ऑप्स हैं, कंसर्न कमांडेंट हैं बटालियन के, जो 6 बटालियन जो गुजरात का ईओआर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है, उनको वहीं भेजा हुआ है, कच्छ में, राजकोट में। तो मुझे लगता है कि तमाम सरकारी एजेंसीज की पूरी तैयारी है इससे निपटने के लिए, और अब आशा है कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हम मिनिमाइज कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की कई टीमों को स्टैंड बाय मोड में भी रखा गया है। बड़े शिप्स को हाई सीज में भेज दिया गया है जहां साइक्लोन का असर से बाहर हों। काफी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। इसके साथ साथ हमने और तैयारियां ये की हैं कि कुछ रिजर्व टीम्स एनडीआरएफ की हमारे पास 15 और जगह पे उपलब्ध हैं जिनको हम एयरलिफ्ट करके भेज सकते हैं। हमारे जो अफसर्स हैं, डीआईजी ऑप्स हैं, कंसर्न कमांडेंट हैं बटालियन के, जो 6 बटालियन जो गुजरात का ईओआर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है, उनको वहीं भेजा हुआ है, कच्छ में, राजकोट में। तो मुझे लगता है कि तमाम सरकारी एजेंसीज की पूरी तैयारी है इससे निपटने के लिए, और अब आशा है कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हम मिनिमाइज कर पाएंगे। एनडीआरएफ के कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि अलग अलग इलाकों में हालात के हिसाब से टीमों को तैयार कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर टीमें हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। कच्छ में 6 टीम है, देवभूमि द्वारका में 3 टीम है, बाकी वलसाड़, जामनगर, मोरबी, राजकोट, गिर सोमनाथ, ये सब जगह एक एक टीम है, और ये सारी टीम स्टैंड बाई है ऑन लोकेशन। और 13 और 14 जून को जो हमारी टीमें डिप्लॉय थी वो अलॉन्ग विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ कुल 1643 सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया और उनको सेफ शेल्टर में पहुंचाया। एनडीआरएफ की डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि टीम सभी आधुनिक उपकरणों से लैस है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। जो एनडीआरएफ का हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, तैयारी है, हमारे पास हर तरह की ट्रेनिंग है, जैसे कि मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का हमारे रेस्क्यूअर्स को ट्रेनिंग है, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू पर ट्रेनिंग है, एक्वाटिक डिजास्टर रेस्क्यू कोर्स चलता है, डीप डाइविंग सेट्स हैं हमारे पास, रोप रेस्क्यू है। तो इस तरह के सारे इक्विपमेंट्स और आइटम्स हमारे पास हैं और सेल्फ कंटेन्ड हैं, हम लेके चलते हैं टीम के साथ, और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बोट्स हैं, इन्फ्लेटेबल रबर बोट्स हैं विद आउटबोर्ड मोटर्स, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट्स। कम्युनिकेशन के माध्यम में हमारे पास VHF HF सेट्स हैं, क्विक डिप्लॉयमेंट एंटीनाज हैं, सैटेलाइट फोन्स हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग इक्विप हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय आज शाम गुजरात तट से टकराएगा। टकराने के बाद चक्रवात कमजोर पड़ जाएगा। जो साइक्लोन बिपरजॉय अभी एक वेरी सीवियर साइक्लोन सिस्टम जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है, और यहाँ इसका केंद्र है। अभी ये जोखाऊ से लगभग 170 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है, और इसका जैसे हम पूर्वानुमान कर रहे थे कि स्लाइट वीक होगा 15 तारीख को, ये स्लाइटली वीक हुआ है। अभी इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। जब ये तट के पास पहुंचेगा, आज शाम को, रात को तट को हिट करेगा, तब इसका विंड स्पीड 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। और चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर की जा रही तैयारियों पर रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर एन मनीष ने कहा है कि सेना ने 27 से अधिक कॉलम गुजरात के अग्रिम इलाकों में तैनात किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना ने एनडीआरएफ के साथ राहत कार्य की योजना बनाई है। प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की मुश्किलों को कम करने अपने संकल्प के अनुरूप इंडियन आर्म फोर्सेस ने गुजरात में साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार किया है। इंडियन आर्मी ने 27 से अधिक रिलीफ कॉलम्स पूरे गुजरात में जैसे भुज, जामनगर, गांधीधाम, धरंगधरा के साथ साथ नलिया, द्वारका और मांडवी जैसे फॉरवर्ड लोकेशंस पर भी तैनात किया है। इन जगहों पर इंजीनियर्स और मेडिकल टीम्स भी तैयार रखे गए हैं। आर्मी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एनडीआरएफ के साथ संयुक्त रूप से राहत कार्यों की योजना बनाई है। और सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक रवि गांधी ने भुज के तटीय क्षेत्रों का दौरा किया और चक्रवात से उत्पन्न होने वाली संभावित विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया है।
जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि सभी जवान अलर्ट हैं और सभी जरूरी तैयारियां की गई हैं। सीमा सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है और जो साइक्लोन आ रहा है इसका भी आपने देखा होगा इम्पैक्ट सीमावर्ती इलाकों में है। जैसा अभी आईएमडी का जो अभी तक का एनालिसिस चल रहा है वो जखाऊ में लाइकली लैंडफॉल दिखा रहे हैं, वो चेंज भी हो सकता है, बट जो इलाका उन्होंने दिया है वो मांडवी टू कराची तक का है। तो इस पूरे इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां तक है वहां पर सीमा सुरक्षा बल का भी डिप्लॉयमेंट है। तो वहां पर हमारे सभी जवान अलर्ट हैं और जो जरूरी तैयारियां हैं वो सारी की हुई हैं। और बिपरजॉय पे आगे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं एग्जिम कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे हैं इस समय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। Between African countries and India. Our bilateral trade has been growing well, about 9-10% growth last year. We are roughly at about $100 billion today, and it's equally balanced. May not be country-wise, but in terms of the entire African Union, our imports and exports are roughly balanced at $51 billion of exports from India and about $47 billion of imports from Africa. But certainly, we've not even reached anywhere near our true potential. We have kept a very modest target of $200 billion by 2030. Chandrajit seems to be worried, and rightly so. 200 is not something, Chandrajit, that really reflects the strength of 54 countries in Africa and India. Each one of us, all of us collectively sporting nearly 3 billion people. Both of us having the advantage of the demographic dividend, young population, aspirational, looking for a better quality of life, looking for all the good things that they see on their internet or on their television screen today that other parts of the world are enjoying. And therefore, I do believe that while I'm very delighted that you've come up with this India-Africa trade report to scale the $200 billion peak, I would also urge friends both from the political, the diplomatic and the economic world to relook at where the potential is. We must have a look at what are the products that India imports from other parts of the world and see whether our African brothers and sisters can help us source that from Africa. We must examine what are the areas of imports of our African friends from other parts of the world and whether Indian companies can help them at lower cost, at more affordable prices to get goods of very high quality. I think a deep dive into this potential is called for, and I would urge a small group of subject experts, a small group of persons interested in developing this partnership further. Maybe some of the ambassadors of the African countries who are looking to expand trade with India could also become a part of a small working group that can literally look country by country and help identify opportunities for scaling greater heights in our relationship and helping create opportunities for people of both the regions. I recently had an engagement with about 15 ambassadors from several African countries. It was a free-flowing discussion where we exchanged ideas on what could be done together. And I came back very excited at the potential of furthering this relationship. In fact, India already has given 27 of the African nations the benefit of duty-free tariff preference on a non-reciprocal basis. But we would love to also explore the potential of working for greater
agreements or better agreements, partnerships in terms of maybe a free trade agreement or comprehensive economic partnerships between the African Continental Free Trade Agreement grouping and India. We are already in discussion with the South African Customs Union for a preferential trade agreement. We are open for trade agreements with the South African Customs Union, with the Common Market for Eastern and Southern Africa, and with the Economic Community of West African states. Friends, India is the voice of the global South. We wish to work with each one of you to help articulate your concerns, your issues, and take them up in multilateral forums and other areas where India represents all of you, friends. We recently had the summit, the Global South Summit, where over 100 nations participated. And I do believe that working together, we can protect the interests of each other and create a powerful voice that will be heard, that will be respected, and that can influence the geopolitics of the world to particularly take care of the less developed countries, the emerging markets, developing nations, and ensure more equitable and inclusive growth of different regions, different countries. तो आप देख रहे थे 18वें CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। आइए एक बार फिर लौटते हैं। इस समय प्रचंड तूफान का रूप ले चुका है बिपरजॉय। कहां से आ रहा है ये तूफान और किस तरह की तैयारियां जमीन पे की गई हैं वो आपको बताते हैं। गुजरात के तट पर आज शाम को ये टकराएगा, लेकिन आज शाम को गुजरात के तट से टकराने के साथ ही साथ ये देखा गया है कि पिछले कुछ समय में किस तरह से इसने एक तरह से भीषण रूप लिया है, जिसका असर गुजरात और सौराष्ट्र और साथ ही साथ कच्छ के तट पर जिस तरह की हाई टाइड दिख रही है उसमें यह दिखाई दे रहा है। कच्छ सौराष्ट्र को पार करने के बाद चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव दक्षिण राजस्थान में 16 जून को दिखाई देगा, यानी कल, और राजस्थान में भी ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही 16 तारीख को भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। 17, 18, 19 जून को दक्षिण हरियाणा में बारिश होगी। तब तक चक्रवात की रफ्तार बहुत कम हो चुकी होगी और जिस तरह से कहा जा रहा था कि तेज हवाएं चलेंगी जैसे जैसे ये चक्रवात आगे बढ़ेगा, अरब सागर से आगे बढ़ते हुए आज जब शाम से पहले ये टकराएगा उस समय 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार होगी। तेज हवाओं के साथ रौद्र रूप लेगा बिपरजॉय। हालांकि मौसम विभाग ने आज सुबह एक नए अपडेट के साथ ये कहा है कि जो 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं थी उसमें कुछ धीमा पड़ा है चक्रवात और ये रफ्तार कुछ कम दिखाई देगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो लाल हिस्से में है कच्छ, जामनगर और द्वारका, इसमें तकरीबन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, तो वहीं मोरबी में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी एक बार जब चक्रवात बिपरजॉय टकराएगा। उसी के साथ 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चलेंगी वो राजकोट और पोरबंदर में ये तेज हवाएं महसूस की जाएंगी। गिर और जूनागढ़ में भी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो ये रहेगी रफ्तार बिपरजॉय की एक बार टकराने के बाद। कहां कहां तेज बारिश रहेगी ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये वो गुजरात के 7 से 8 जिले हैं जिनमें लगातार आपदा प्रबंधन की तमाम तैयारियां की गई हैं कि जब ये बिपरजॉय टकराएगा उसके बाद जो संभावित नुकसान है उससे कैसे निपटा जाएगा। कच्छ, जामनगर और द्वारका में तेज से बहुत तेज हवाएं चलेंगी जिसके लिए की वार्निंग दी गई है और ये कहा गया है कि कोई उस समय घरों से बाहर ना निकले। तटों को बिल्कुल पूरी तरीके से एक तरह से वहां पर जो लोग थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और बिपरजॉय जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसका असर तमाम और राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। मुंबई में भी दिख रहा है, मोरबी, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ में भारी बारिश होगी। गुजरात के कुछ जिलों में छुटपुट स्थानों में बारिश हो सकती है, जो आप पीले और हरे रंग से देख रहे हैं, यहां बहुत कम बारिश रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं किस तरह से जमीन पे पूरी तैयारी की गई है।
रिलीफ की, बिपरजॉय से निपटने के जो कदम उठाए हैं उसमें एनडीआरएफ की 18 टीमें हैं और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। और इसमें भी कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, वलसाड़ और मोरबी में तैनाती की गई है। इन इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया गया है। नौसेना, वायुसेना, सेना, साथ ही साथ तट रक्षक बल की भी इकाइयां तैनात की गई हैं, तैयारी की गई है। गृह मंत्रालय और राज्य सरकार का कंट्रोल रूम, वॉर रूम तैयार है संभावित नुकसानों से निपटने के लिए, किस तरह से उस नुकसान को कम से कम किया जाए और एक बार टकराने के बाद जो नुकसान है उसके बाद रिस्टोरेशन के लिए भी पूरी तैयारियां की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उसमें भी 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। हवा की रफ्तार बेहद तेज रहेगी, जो कि 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके बढ़ने की भी आशंका बताई जा रही है। उसे देखते हुए 4000 से ज्यादा होर्डिंग्स हटाई गई हैं। उन खतरों को एक तरह से देखते हुए कि होर्डिंग्स के उड़ने से अगर किसी तरह की कोई क्षति और हानि ना हो, उसे देखते हुए तूफान से प्रभावित होने की आशंका वाले क्षेत्रों में 450 अस्पतालों की पहचान की गई है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया, अस्पतालों में तमाम उन तैयारियों का जायजा लिया, जरूरी दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, पर्याप्त शेल्टर की व्यवस्था की गई है और इसी के साथ साथ हवा की रफ्तार को देखते हुए तमाम वो जो एक तरह से नुकसान को अभी तक भापा गया है कि किस तरह का नुकसान हो सकता है, उसमें बिजली के खंभे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के तमाम वो साधन हो सकते हैं जिनको क्षति पहुंचे, उसको ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 597 टीम तैनात की गई है। तो ये वो तमाम तैयारियां हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार और तमाम आपदा प्रबंधन की जो एजेंसियां हैं वो एक साथ मिलकर इस तैयारी को पूरा रूप दिया गया है कि जब बिपरजॉय गुजरात के तट से, जखाऊ तट से टकराएगा, उसके बाद जो नुकसान होगा उससे किस तरह से तेजी से उबरा जाए। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर से आ रही है, जहां एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह के पास। नीरज, इस घटना पे क्या अपडेट है अभी? मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई है, बच्चों को खिड़की से निकाला जा रहा है। 11 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं इस आग को बुझाने के लिए। राहत और बचाव कार्य जारी है। मुखर्जी नगर आप जानते हैं दिल्ली का वो इलाका है जहां तमाम शहरों से बच्चे आते हैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, अपने तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए। और मुखर्जी नगर एक वो इलाका है जो पीजी अवेलेबल होता है और वहां पर कई बच्चे एक घरों में एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इस इलाके को हालांकि कहा यही जाता है कि जो बच्चे दिल्ली से बाहर से आते हैं वो इस इलाके में सबसे ज्यादा रहते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अपडेट है? कितनी भीषण आग ये बताई जा रही है? देखिए, मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पीछे एक कोचिंग सेंटर है ऋतु, और 4 मंजिला कोचिंग सेंटर है और उसकी 4थी मंजिल पर ये आग है लगी है और उसकी वजह से वहां पर काफी धुआं हो गया था और बच्चे दम घुटने की जो शिकायत है वो लगातार करने लगे। और यही कारण है कि आप अगर उन विजुअलों को देखें कि खिड़की के द्वारा वो बच्चे नीचे उतर रहे हैं रस्सी का सहारा लेकर। हालांकि जो वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियों की बात करें तो 11 दमकल विभाग की गाड़ियां हैं। अभी तक किसी भी बच्चे के जो चोट है वो लगने की खबर नहीं आई है, क्योंकि नीचे जब बच्चे कूद रहे थे तो वहां पर भी कुछ ऐसे गड्ढे और वो डाले गए थे ताकि जो बच्चे अगर वहां कूदे तो उनको नुकसान ना हो। लेकिन उसके साथ साथ ही एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंच गई है। अभी रेस्क्यू लगातार चल रहा है और उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या जो कोचिंग सेंटर है वो तमाम नियम कानूनों के तहत ही चल रहा था या फायर के जो नियम होते हैं उनका उसने पालन किया था या नहीं किया था। लेकिन अभी सबसे पहले रेस्क्यू पर फोकस किया जा रहा है और जो बच्चे हैं उनको निकालकर वहां से निकाला जा रहा है जहां पर आग लगी हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि अगर कोई असहज महसूस कर रहा है उस बच्चे को तो मेडिकल की सुविधा उसको तुरंत दी जाए। इसी वजह से वहां पर एम्बुलेंस भी मौजूद है और फायर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि कुछ ही देर के अंदर जो रेस्क्यू वो खत्म कर लिया जाएगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ऋतु जी, नीरज, तो ये 4थी मंजिल पे ही आग लगी है, इसका मतलब 4थी मंजिल पे जो बच्चे होंगे बस वही इस समय फंसे हुए हैं जिनको वहां से निकाला जा रहा है। दूसरी बात, ये कोचिंग सेंटर कौन सी कोचिंग देता था, क्या है ये कोचिंग सेंटर?
देखिए और ऋतु, कितने जो बच्चे अभी- संभावित हो सकते हैं अंदर? देखिए ऋतु, जो जानकारी हमें मिली है, जो एसएससी के लिए जो बच्चे जो कह सकते हैं कि तैयारी करते थे, उन्हीं को ये कोचिंग दी जा रही थी। हालांकि मिक्स तरीके की थी, क्योंकि कुछ निचली जो इसकी इमारतें थी वहां पर दूसरे बच्चों को अलग क्लासेस की कोचिंग दी जा रही थी। और जहां तक बच्चों का प्रश्न है, तो 50 के करीब जो बच्चे हैं वो उस समय क्लास में मौजूद थे। हालांकि कुछ बच्चे सीढ़ियों के द्वारा नीचे आ गए थे, लेकिन जब ज्यादा धुआं भर गया तो कुछ बच्चे खिड़की के माध्यम से जो रस्सी लटकी हुई थी उससे नीचे उतरने की उन्होंने कोशिश की। उसमें कुछ बच्चे आपने देखा भी होगा कि कूदते हुए प्रतीत भी हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि सभी सुरक्षित हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि फायर डिपार्टमेंट तत्काल वहां पर पहुंचा। 12:30 बजे के करीब ये घटना थी और तुरंत जैसे ही कॉल गई फायर डिपार्टमेंट को, तत्काल फायर डिपार्टमेंट वहां पहुंचा। दिल्ली पुलिस के तमाम लोग आ गए, स्थानीय लोग भी वहां पर आ गए थे और सीढ़ी लगाकर उन बच्चों को निकालने की कोशिश की। फायर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि बस अब कुछ ही देर के अंदर जो रेस्क्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इस आग के क्या कारण थे। जी, अभी तक फायर डिपार्टमेंट के जो लोग इस समय रेस्क्यू में शामिल हैं, उनके तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं है नीरज की किसी के भी हताहत होने की कोई खबर हो किसी भी बच्चे की? नहीं, अभी तक तो ऋतु कोई जानकारी नहीं है। और क्योंकि जो बच्चे वहां से खिड़की के द्वारा से नीचे कूद रहे थे, हालांकि उसमें बहुत सारे बच्चे रस्सी के द्वारा नीचे उतर रहे थे, लेकिन कुछ एक बच्चे थे जो बीच में से कूद भी गए थे। तो बताया ये जा रहा है कि वहां पर नीचे कुछ बेड और दूसरी चीजें उन्होंने लगा रखी थी, कंबल गद्दे, जिस तरह से कि अगर बच्चे गिरते हैं तो उनको चोट ना लगे। इसके अलावा स्थानीय लोग भी तत्काल वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने भी रेस्क्यू में काफी मदद की ताकि बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। अभी तक फायर डिपार्टमेंट के द्वारा यही बताया गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था रेस्क्यू चल रहा है, कुछ ही देर में रेस्क्यू खत्म हो जाएगा तो बाकी जो स्थिति है उसी समय क्लियर होगी। लेकिन अभी तक कोई भी हताहत नहीं है। छोटी मोटी चोट जरूर आई है, ऊपर से जो बच्चे कूदे हैं, लेकिन कोई गंभीर घायल भी नहीं है। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बिपरजॉय चक्रवात को लेकर लोगों से अपील भी की है कि सरकार और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। गांधीनगर के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय की गति कम हो गई है, लेकिन हवा की गति लगभग 110-125 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो बहुत खतरनाक है। उन्होंने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रशासन तंत्र पूरी तरह से सतर्क है और लोगों की सब तरह से मदद कर रहा है। मंत्री श्री ने आज इमरजेंसी सेंटर से समीक्षा, तमाम विभागीय समीक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा की और कुछ कलेक्टर्स के साथ टेलीफोनिक संवाद करके स्थिति का जायजा लिया और इसके हिसाब से जो इवैक्यूएशन है वो अपने जो टारगेट हमने रखा था उससे भी ज़्यादा करके 95,000 के आसपास किया गया है, जो ये बताता है कि तंत्र, प्रशासन तंत्र जो है वो अलर्ट है और लोगों की सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान दे रहा है। NDRF, SDRF की टीम्स हमारी डिप्लॉयड है और वो इस वक्त इवैक्यूएशन में और बाकी चीज़ों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद कर रही हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो ट्रीज़ की ट्रिमिंग कर रखी थी उसकी संख्या भी बढ़ी है, जो ट्रीज़ कुछ गिर गए थे उनको तात्कालिक दूर कर दिया है और इसके साथ साथ जो वन्य जीव हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स, उनको बचाने के लिए भी डिफरेंट 180 जैसी टीम्स की रचना की है और ये टीम्स डिफरेंट लोकेशन में जहाँ सेंचुरीज हैं, नेशनल फॉरेस्ट हैं या वाइल्ड लाइफ एरिया, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं जिससे कि उनको पानी वहीं पर मिल जाए। उनके लिए टूरिस्ट एक्टिविटीज़ रोक दी गई हैं
तो न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि पशु जीवन के लिए भी राज्य सरकार चिंता कर रही है। और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर तैयारियों पर कहा कि लोगों को हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी टीमें सुनिश्चित कर रही हैं कि नुकसान कम से कम हो। 47,000 से भी ज्यादा लोगों को अपने शेल्टरों में ज्यादा सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। वहां पर भी खाने पीने की सुविधा हो, लाइट की सुविधा, हेल्थ फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज घर में मिलती है वो सब प्रकार की उन्हें वहीं पर मिल जाए, ऐसी सब सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करा दी है। अपने जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो 11 डेट से लेकर 20 डेट तक सबको भर्ती कराया गया है। उसमें से 270 की डिलीवरी भी हो गई है और उनको भी जहां पक्के मकान थे वहां पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। और जो माताएं नहीं जा सकती थी उनको भी वहीं पर ठहरा के ये चक्रवात पसार करने के लिए वहां पर ठहराया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर द्वारका में गोमती घाट पर हालात का जायजा लिया और चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों को लेकर भारतीय तटरक्षक के उप महानिदेशक एमवी पाठक ने कहा कि तटरक्षक बल ने बचाव और राहत कार्य के लिए बंदरगाह पर जहाज तैनात किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में 23 आपदा प्रतिक्रिया टीम तैयार की गई है। The very severe cyclonic storm Biparjoy, the Indian Coast Guard is fully ready. We have kept 23 DRTs, that is the disaster response teams, all across Gujarat. We have our aircrafts, that is 4 Dorniers, 1 ALH at Gujarat. We have another 4 Dorniers, 4 Chetaks and 1 ALH at Daman standby. भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक मुकुंद गुर्जर ने कहा है कि चक्रवात तूफान को लेकर तटरक्षक बल ने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और सभी केंद्रों के साथ समन्वय बैठाकर बचाव कार्य में जुट गए थे। There was a formation of a very weak low pressure around west of Kavarati, and this is the time we started series of preemptive measures. Our Coast Guard remote operating centers, remote operating stations at Mumbai, Goa, Karnataka, Kerala, Lakshadweep and Minicoy were manned 24/7 besides the Maritime Rescue Coordination Center. All these centers guided the dense merchant traffic and fishing traffic to safety in coordination with many stakeholders like the oil handling operators, the ONGC, the DG Shipping, the Port Association, the Dhaw Association, the Fisheries Association, Fisheries Department, and also the State Disaster Management Authorities. कच्छ के कलेक्टर अमित अरोड़ा ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर तैयारियों के बारे में जानकारी दी। शाम 4 से 5 के बीच आईएमडी फोरकास्ट प्रमाणे जखौ बंदर पर लैंडफॉल करेगा। उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जो 120 किलोमीटर का विस्तार है, 120 गांवों का विस्तार है 0 से 10 किलोमीटर का, उसमें से 46,000 जितने लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम्स में मूव किया गया है। इसमें 5,000 जितने अगरिया जो कि सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तमाम तैयारियों की गई हैं। 6 टीम एनडीआरएफ की, 3 टीम आरपीएफ की, 2 एसडीआरएफ की, 8 कॉलम आर्मी स्टैंड बाय रखे गए हैं। छोटा मोटा जो भी रेस्क्यू भी करना पड़ रहा है वो लोग मदद कर रहे हैं, इवैक्यूएशन में भी खूब मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नारायण सरोवर से लेकर जखौ के नीचे लठेती तक का पूरा एरिया है वो 5 किलोमीटर तक कंप्लीट इवैक्यूएट किया गया है। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योगा योग का
करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। गुजरात के कच्छ स्थित नखत्राणा में लोग शेल्टर होम में भोजन की व्यवस्था में मदद कर रहे हैं ताकि चक्रवात से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की जा सके। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने वहां मौजूद लोगों से बात की। साइक्लोन बिपरजॉय आज शाम को करीब 5 से 6 बजे के बाद किसी भी समय लैंडफॉल कर सकता है और इस वक्त हम हैं कच्छ के एक ऐसे जिले में जहां पे लोगों को खाना मुहैया कराने की खासतौर से शेल्टर होम में कोशिश चल रही है। और ये एक मंदिर है, मंदिर के यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेट्स बनाए हैं, करीब 1000 से ज़्यादा पैकेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाए हैं। ये इनके स्टेपल फूड्स हैं, यहाँ पे ये लोग ये बना के करीब 1000 से ज़्यादा है, इनको लेके जो शेल्टर होम है वहाँ पे लेके जाएंगे। उनको ये खाना सुबह का भी, उसके बाद दोपहर शाम, और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं एक तरह से कम्युनिटी जो इसका समुदाय का जो ये भावना है वो एक आता है इन लोगों में। और बात करेंगे आपसे। सर ये बताइए ये क्या नाम है इसका, इस जगह का? हाँ, हमारी ये संस्था निष्कलंकी नारायण तीर्थ धाम नखत्राना ये संस्था है और उसके हमारे हंसराज भाई प्रमुख है और सभी कमेटी सभ्यों ने साथ में मिलकर यहाँ के भक्तजनों के साथ में मिलकर 1000 फूड पैकेट जो गुजराती में बूंदी और गांठिया बोलते हैं वो बनाए हैं और सभी को बेचने के लिए हमारी टीम तैयार है। और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम और दूसरा भी हम आज बनाने वाले हैं और हमारे सेवा कार्य में ये संस्था हमारी तैयार है। आप ये जब देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे हैं इस जगह पे, ये जो संस्था है यहाँ पे NDRF के लोग भी आ रखे हैं, ये लोग यहाँ पे इनको भी खाना मुहैया कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जो लोग दूसरों के लिए खाना मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये उनकी मदद करते हैं। इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए आपका शुभ नाम? मेरा नाम हंसराज भाई। आप बताइए यहाँ पे NDRF के भी लोग रहने के लिए आए हैं, सब जगह पे होटल्स और सब बंद हो चुका है क्योंकि ये नखत्राना जो है ये बहुत करीब है ये साइक्लोन के पास जो हिट करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डर नहीं लगा, आप लोगों को नहीं लगा कि शायद हमें भी बंद करके रखना चाहिए? डर में तो ऐसा है कि हम कहीं भी रहे, जो साइक्लोन आने वाला है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो संस्था का एक उद्देश्य है और हमारा तो ये अभी नहीं, कायमी अन्नक्षेत्र चालू है, जो भी मेहमान आते हैं सबके लिए है। तो अभी कल हमारे रेवेन्यू ऑफिसर है हमारे मामलेदार साहब, उनसे बात हुआ फूड पैकेट का, तो हमने बोला रेडी है हम। और उसके बाद दोपहर बाद उनका फ़ोन आया कि NDRF की टीम आ रही है, तो उनके लिए रहने के लिए और खाने पीने के लिए व्यवस्था होगी, बिल्कुल होगी, आप आने दो। और आप में भी, स्टाफ में भी किसी को भी ज़रूरत हो तो बिंदास हमें बोलिए, हम यहाँ रेडी हैं सबको खाना खिलाने के लिए, रहने के लिए, जितनी हमसे हो सकता है हम पूरा बंदोबस्त करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साइक्लोन बिपरजॉय से लड़ने के लिए खुद जो यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे, वो खुद आगे आए हैं। और ये एक जीता जागता एक सबूत है कि जब ऐसा कुछ दिक्कतें आती है तो समुदाय खुद एकत्रित होता है, एकजुट होता है और आगे बढ़ता है उस विपदा से लड़ने के लिए। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, नखत्राना, गुजरात। और बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार बिपरजॉय से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत सामग्री प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने गुजरात के कच्छ में शेल्टर होम का दौरा किया और वहां पर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को देखा। शेल्टर होम जो होता है एक साइक्लोन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है, क्योंकि बाहर के जो लोग रहते हैं उनको सिर छुपाने की जगह चाहिए होती है। कच्चे मकान से लोग उठ के ऐसे जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे साइक्लोन के दौरान उनको दिक्कत ना आए। और ऐसे ही एक शेल्टर होम गुजरात में हम आए हैं, मुंद्रा के पास है ये शेल्टर होम। शिशु विद्यालय एक स्कूल है, उसको शेल्टर होम में तब्दील किया है। लेकिन शेल्टर होम में सिर्फ खाना पीना रहना नहीं होता, वहां पे लोगों की देखभाल करना भी होता है। और
यहाँ पे मेरे साथ आप देख सकते हैं, मेरे ठीक साइड में यहाँ पे कुछ टीम है डॉक्टर्स की, उनसे पता करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक हॉस्पिटल तो नहीं लेकिन एक मेडिकल एक्सीजेंसी रखना ऐसे शेल्टर होम में जब साइक्लोन अपने पीक पे है, कितना ज्यादा उनके लिए भी खतरा है। सर पहले बताइए आपका शुभ नाम। मेरा नाम है डॉक्टर योगी और मैं तालुका हेल्थ ऑफिस मुंद्रा से हूँ। और यहाँ पे जो लोग अभी है जो शेल्टर में रखे गए, मुंद्रा तालुका में अभी तक 30 शेल्टर होम है, जहाँ पे तालुका हेल्थ ऑफिस मुंद्रा से सब मेडिकल टीम रखी गई है। उसमें डॉक्टर भी है, डे टाइम में भी है और नाइट टाइम में भी रखा हुआ है पूरा। और उसमें जो ANC है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसके लिए भी अलग से तालुका हेल्थ ऑफिस से व्यवस्था किया गई है, नजदीकी हॉस्पिटल में भी। और ऐसी भी वुमन, प्रेग्नेंट वुमन को अलग किया गया है जिसकी EDD नजदीक है, मतलब प्रेगनेंसी टाइम नजदीक है, उसको भी अलग से शिफ्ट करवा के एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दी है यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे देख सकते हैं कितना मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे डट के काम कर रहे हैं। यहाँ पे करीब 60 के करीब बच्चे भी हैं, 2 से 12 साल 14 साल तक के, उनके लिए भी एक ये इन लोगों ने मेडिसिन रखी है, उनके लिए भी आप लोग ध्यान रखते हैं स्पेशली? उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। जो 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से पीडियाट्रिक जो मेडिसिन होती है वो सब रखी गई है यहाँ पे। और उनके लिए खाना पीना की व्यवस्था भी यहाँ से तालुका हेल्थ ऑफिस से भी, और ये जो यहाँ के जो मुंद्रा के जो नगर पालिका के लोग हैं उन्होंने किया हुआ है यहाँ से व्यवस्था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के शेल्टर होम ना सिर्फ लोगों को रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करवाते हैं, बल्कि उनके देखभाल के लिए भी बहुत ही ज्यादा अहम, खासतौर से जो मेडिसिन है उनको भी वो उन तक पहुंचाते हैं। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गुजरात। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर हर मंत्रालय अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहा है और इसी कड़ी में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पेंशन विभाग के 9 साल की सेवा और सुशासन विषय पर ई-पुस्तिका जारी की और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में सरकार ने पेंशन नीति में कई कल्याणकारी उपायों के साथ साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। When we are talking about the 9 years, obviously, I think चूंकि it is what has happened or transformed is also part of the larger approach of Prime Minister Modi. From day one, we were taught to approach issues not only with professionalism but also with a great degree of sensitivity. And the Honorable Prime Minister is very open to all these experimentations, to new initiatives which are done with conviction. और मिड डे प्राइम में यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक शिकायत निवारण के मामले में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन पर अपनी 13वीं रिपोर्ट जारी कर दी है। बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या इस रिपोर्ट में है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक शिकायत निवारण के मामले में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन पर मई 2023 के लिए रिपोर्ट जारी कर दी है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन पर ये 13वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार, उनकी श्रेणियों और निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है। अगर बात करें इस रिपोर्ट की मुख्य बातों की, तो रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सचिवालय में शिकायतों का निपटान लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि लंबित शिकायतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 में 1,05,549 लोक शिकायत मामले प्राप्त हुए, जबकि 1,16,734 मामलों का निवारण किया गया। बता दें कि मई लगातार 10वां महीना है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा शिकायतों के निपटान का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। मई 2023 में लोक शिकायतों के लंबित मामले घटकर 58,127 हो गए हैं, जो कि अप्रैल 2023 में 69,313 थे। ये केंद्रीय सचिवालय में अब तक का न्यूनतम रिकॉर्ड है। इस रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को शिकायतों के निपटान के लिए एक रैंकिंग भी प्रदान की गई है, जिसे शिकायत निवारण सूचकांक नाम दिया गया है। इस शिकायत निवारण सूचकांक में ग्रुप ए में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, जबकि ग्रुप बी में कानूनी मामलों के विभाग और भूमि संसाधन विभाग को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों में 1 जनवरी से 31 मई 2023 तक औसतन शिकायत निवारण का समय 18 दिन रहा है। गौरतलब है कि ये शिकायतें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी के CPGRAMS पर प्राप्त होती हैं, जो कि एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसके जरिए नागरिक अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।